So hello guys, this is Palak and today we'll be talking about self and personality. I'll be covering the major topics that are involved in self and personality जो कि CUET के लिए बहुत important है और प्रेपरेशन सीरीज़ जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जैसे कि MCQs, AR questions या केस बेस्ड या सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस. Now we'll delve into the next slide. So this is the basic syllabus जो +2 की NCERT की बुक में दिया हुआ है. Basic syllabus involves your culture and personality. किस तरीके से कल्चर का रोल है सेल्फ और पर्सनालिटी के ऊपर. We'll be talking about the assessment of personality. We'll be talking about the self esteem, सेल्फ एफिकेसी एंड सेल्फ रेगुलेशन, कैसे ये डिफर करते हैं एक दूसरे से. देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी, what exactly personality is, what the nature of personality is, and what are the characteristics of personality. The major approaches to personality, that is type, trait approach, psychodynamic approach, humanistic and behavioral approaches. Then we will be talking about the assessment of personality. Assessment of personality involves the projective techniques, the self-report measures, and your behavioral assessment techniques. Now we will talk about the multiple choice questions. बेसिकली जो आपका पेपर है ना वो 70% जो होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे ही बेस्ड होगा. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किस तरीके के आ सकते हैं? डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि क्या डेफिनेशन है, किसने दी है, ये चीज़ पूछी जा सकती है. कौन से ईयर में कौन सा टेस्ट आया था ये पूछा जा सकता है. और क्या पूछा जा सकता है? मेन चीज़ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं. ये सारी चीज़ें MCQs में आ सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, फॉर्मल असेसमेंट इज डैश स्टैंडर्डाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड. इट इज ऑब्जेक्टिव इन नेचर. फॉर्मल असेसमेंट जौन सी होती है दैट इज बेसिकली ऑब्जेक्टिव इन नेचर. अब बच्चे पूछते हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू एक्सपेरिमेंटर A इज परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट ऑन स्टूडेंट्स. फॉर एग्जाम्पल ही इज कमिंग अप विद द रिजल्ट कि हाँ जी जो मेल्स हैं दे आर गुड एट मैथमेटिक्स, जो फीमेल्स हैं दे आर गुड एट वर्बल रीजनिंग, राइट. B experimenter is doing the same experiment on the same set of students. Now the results would be similar or they would be dissimilar. That depends on the test that you are conducting. अगर तो वो formal हुआ, अगर तो वो standardized हुआ, it is based on certain norms as well. So it would be verified by other observers, that is objective. If it is verified by other observers, जो results हैं वो और भी जो conduct करते हैं experiment वो भी सिमिलर रिजल्ट्स के साथ आ रहे हैं तो दैट इज ऑब्जेक्टिविटी. अदरवाइज इट इज सब्जेक्टिव इन नेचर. इनफॉर्मल असेसमेंट ज़्यादातर सब्जेक्टिव होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द एडवांटेज ऑफ प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट इज दैट दे आर नॉट डैश टू द सब्जेक्ट. प्रोजेक्टिव टेक्निक्स क्या होती हैं? प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर बेसिकली अनरेवलिंग योर अनकॉन्शियस माइंड. दे रिवील योर अनकॉन्शियस माइंड. तो जो भी बीनीथ द लेयर्स हैं कॉन्शियसनेस के वो आपको रिवील करके बता देता है. आपको खुद नहीं पता चलता कि आप कौन सा आंसर दे रहे हो और उसका मतलब क्या होगा, इंटरप्रिटेशन क्या होगी. वेयर एज सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं डू यू ड्रिंक ऑफ्टन, डू यू स्लीप ऑफ्टन, डू यू गो आउट, यू लाइक मीटिंग न्यू पीपल, दीज आर ऑल सेल्फ रिपोर्ट मेजर क्वेश्चंस. प्रोजेक्टिव टेक्निक्स बेसिकली जैसे कि आपने रोशास टेस्ट किया होगा, उसमें इंक ब्लॉट टेस्ट है, उसमें आपको क्या पता, आपको क्लाउड्स की शेप पूछते हैं, उसमें आपको क्या पता कि हाँ जी उसका क्या मतलब है. वो आप बता दोगे कि हाँ जी मुझे इसमें बर्गर दिख रहा है, उसमें मेरे को फ्राइज दिख रहे हैं, आई एम हंग्री. सो दैट इज बेसिकली प्रोजेक्टिव टेक्निक ओनली. सो इंक ब्लॉट टेस्ट दे दिया जाता है, उसमें आपसे पूछते हैं कि हाँ जी आपको क्या दिख रहा है, इसमें बैट दिख रहा है, क्रैब दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ठीक है. सो बेसिकली इट इज नॉट ट्रांसपेरेंट. आंसर वुड बी नॉट ट्रांसपेरेंट. एडवांटेज उसकी यही है कि वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, कि वो बताता नहीं है कि हाँ जी हम कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं और इसका आंसर क्या होगा. बिकॉज इफ आई आस्क यू डू यू ड्रिंक ऑफ्टन, यू विल बी लाइक ये मुझसे ये क्यों पूछ रहे हैं क्वेश्चन. आई विल जस्ट टिक एज नो, दैट्स ऑल, इवन इफ आई ड्रिंक. सो दैट इज बेसिकली self report measure, whereas and that's the major disadvantage of self report measure. The advantage of projective personality test is basically that it is not transparent to the subject. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वो डिफेंस मैकेनिज्म के ऊपर है. एन इंडिविजुअल इज रिजेक्टेड इन अ जॉब इंटरव्यू, ही क्लेम्स दैट हिज प्रेजेंट जॉब इज बेटर, ही इज यूजिंग डैश. कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहा है? ये जो सा क्वेश्चन है ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है.
इस तरीके के सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर आपको क्लियर नहीं है ना डिफेंस मैकेनिज्म्स कि क्या होते हैं डिफेंस मैकेनिज्म, वो एवरीडे लाइफ में कैसे यूज होते हैं, आप ये चीज नहीं सॉल्व कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, एन इंडिविजुअल इज रिजेक्टेड इन अ जॉब इंटरव्यू, ही क्लेम्स दैट हिज प्रेजेंट जॉब इज मच बेटर, ही इज यूजिंग डैश। अब उसको जॉब इंटरव्यू से रिजेक्ट कर दिया और वो कह रहा है मेरी प्रेजेंट जॉब मच बेटर है। अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं, सो दैट इज रैशनलाइजेशन, राइट। रैशनलाइज करना, अपने जो अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर को है उसको एक्सेप्टेबल बनाना, दैट इज बेसिकली रैशनलाइजेशन। अ साइकोएनालिस्ट वुड कैरेक्टराइज अ पर्सन who is impulsive and self-indulgent as possessing a strong dash and a weak dash. Impulsive है person, self-indulgent है, id impulses उसके बहुत ज़्यादा strong हैं, and weak super ego है। A person who is self-indulgent, he is like मेरी fulfill होनी चाहिए desires, मेरा सब कुछ मेरी तरफ attention दो, तो that is your id impulses, immediate gratification of needs, whatever I want it now. He cannot afford delays. So that is basically id impulses are the strongest in that person, and he is having a weak superego because he is so impulsive, he is so self-indulgent that he doesn't consider other person's needs or motives, right? So that is basically weaker superegos. Okay. Next question देखेंगे. According to Freud's theory, personality arises in response to conflicts between. फ्रॉइडियन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो पर्सनालिटी है, इट अराइजेज इन रिस्पॉन्स टू कन्फ्लिक्ट्स। किस तरीके से कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं फ्रॉइडियन थ्योरी में? हम लोगों ने कन्फ्लिक्ट्स पढ़े हैं, इड ईगो सुपर ईगो में कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दीज स्टेटमेंट्स कि क्या बेसिकली ये स्टेटमेंट्स कह रही हैं। आर अनएक्सेप्टेबल अर्जेस एंड आर टेंडेंसी टू बिकम सेल्फ एक्चुअलाइज्ड, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड द ईगो's डिफेंस मैकेनिज्म्स, द कलेक्टिव अनकॉन्शियस एंड आर इंडिविजुअल डिजायर्स, our biological impulses and the social restraints against them. अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा, मैंने अभी आपको बोला इड ईगो सुपर ईगो में कन्फ्लिक्ट्स, वो क्या चीज़ बता रहा है? ये स्टेटमेंट सिर्फ ट्विस्टेड है। अब ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होंगे आपको ट्विस्टेड फॉर्म में आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है वो आपसे पूछेंगे कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन व्हाट, इड ईगो सुपर ईगो, कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, रियल सेल्फ और आइडल सेल्फ, they won't be asking you that way. So these are just twisted statements that are there. The answer is D part, our biological impulses and the social restraints against them. How? The biological impulses are basically id. जो आपका id है वो biological impulses होती हैं, instinctive drives and motives, right? Social restraints against them, your ego and super ego. जो आपके parental authority होती है या फिर आपके moral standards या ethical reasoning जो आपको देते हैं, that is social restraints against them. तो इनमें कन्फ्लिक्ट होता है। ये क्यों नहीं हो सकता? आर अनएक्सेप्टेबल अर्जेस एंड आर टेंडेंसी टू बिकम सेल्फ एक्चुअलाइज, दिस इज बेसिकली ह्यूमनिस्टिक। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आ गया, वो तो है ही नहीं फ्रॉइडियन थ्योरी में, राइट? द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड द ईगो एंड ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। अब बच्चे इस चीज में कर देते हैं प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन। उन्होंने ईगो डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ा, उन्होंने बोला फ्रॉइडियन थ्योरी में दिया हुआ है ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, चलो इसको करेक्ट कर देते हैं। नो, जस्ट रीड द क्वेश्चन, रीड बिटवीन द लाइन्स, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप रीड नहीं करोगे, आप उस चीज का मतलब नहीं समझोगे, आप गलत कर दोगे। डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ते सार हाँ जी इसको टिक कर दो, नो, ये आपको हेल्प नहीं करेगा। इसका आंसर ये है, क्यों? क्योंकि मैंने आपको यही बताया कि हाँ इड इम्पल्सेस के बारे में बात कर रहे हैं और ईगो और सुपर ईगो के बारे में बात कर रहे हैं, उनमें कन्फ्लिक्ट्स होंगे। दैट इज बेसिकली फ्रॉइडियन थ्योरी इज टॉकिंग अबाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डैश इन्वॉल्व सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ पर्सन ऑन 1-to-1 बेसिस। अब फेस टू फेस कन्वर्सेशन कैसे होती है? कौन बनेगा करोड़पति? इंटरव्यू है वो, दैट इज इंटरव्यू ओनली। इंटरव्यू में आपकी फेस टू फेस इंट्रैक्शन होती है 1-on-1 बेसिस। आप जॉब के इंटरव्यू के लिए जाते हो तो सिलेक्शन के लिए जाओगे तो हाँ जी वहाँ पे पैनल बैठा होगा, वो आपको इंटरव्यू कर रहे हैं, या फिर एक पर्सन बैठा होगा वो आपको इंटरव्यू कर रहे हैं। सो दिस इज बेसिकली फेस टू फेस इंट्रैक्शन 1-to-1 बेसिस, दैट इज इंटरव्यू। ओके, अ पर्सन हु इज जनरली एग्रेसिव मे बिहेव इन अ सबमिसिव मैनर इन द प्रेजेंस ऑफ हिज और हर टॉप बॉस। यूजुअली होता है ऐसे। अब ऐसा होता है कि हाँ अगर एग्रेसिव है, ये तो है नहीं कि हाँ आप अपने बॉस के ऊपर चिल्लाओगे, नहीं। सो दैट इज बेसिकली सिचुएशनिज्म। सिचुएशनिज्म आपको
एडजस्ट करवाती है सिचुएशंस के साथ, हाउ यू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस। अब ये नहीं है कि हर एक के साथ एग्रेसिव रहोगे तो आपको तो हर एक बंदा छोड़कर चले जाएगा। सो योर पर्सनालिटी इज एग्रेसिव, डोमिनेंट पर्सनालिटी आपकी एग्रेसिव है, लेकिन कुछ सिचुएशंस में आपको नीचे झुकना पड़ता है आपके बॉस के सामने या फिर आपके पेरेंट्स के सामने। सो दैट इज बेसिकली सिचुएशनिज्म, राइट। ये आपके फर्स्ट पेज पर ही दिया हुआ है सेल्फ एंड पर्सनालिटी के। Then, in contrast to the blank slate view of human nature held by the behaviorists, humanists believe that humans are born. अब humanistic theory की बात हो रही है। जो humanist हैं, कार्ल रॉजर्स, ठीक है, अब्राहम मैस्लो, इन्होंने क्या बोला है, इनका व्यू पॉइंट क्या था? Evil and instinctively selfish. Human beings are evil or instinctively selfish? No, they aren't. According to humanists, we are talking about humanistic approach. Good and with an inner drive to reach full potential. This can be considered. This is the right answer basically. Good and with an inner drive to reach full potential. हम full potential reach कर सकते हैं. That is basically self actualization. अगर आपको पता है self actualization तो आप इसको आंसर कर पाओगे, otherwise you won't be able to answer. Neutral and that personality is based on perceptions of reality. No. Neither good nor evil, but personality is a product of environment. No. Weak and needing others to find meaning and purpose in life. No. So basically we can reach our full potential. That is what humanists say. Then is humanistic theories of personality are characterized as, पढ़ते हैं। अब इस टाइप के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको 4 ऑप्शंस दे दिए गए एंड इन स्टेटमेंट्स में से कौन सी वाली ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। बेसिकली दे आर आस्किंग कि हाँ जी इसमें से कौन सी ट्रू है वो आप बता दो। तो लेट्स सी, हैविंग ऑप्टिमिस्टिक आइडियाज अबाउट ह्यूमन नेचर, अभी हमने डिस्कस किया ऑप्टिमिस्टिक, बेसिकली दैट यू हैव एन इनर पोटेंशियल, दैट इज ऑप्टिमिस्टिक मीन्स अ पॉजिटिव नेचर, कि हाँ जी आपका पॉजिटिव व्यू पॉइंट है अबाउट ह्यूमन नेचर। सो दैट इज करेक्ट, ए तो करेक्ट है ही है। इसमें हम रिडंडेंट टेक्निक लगाते हैं। रिडंडेंट मतलब जौन सी इनकरेक्ट है उसको हम लोगों ने कंसिडर नहीं करना, ठीक है। सो दिस इज करेक्ट, ए तो करेक्ट है। दैट मीन्स इसमें से या तो ऑप्शन ये वाला हो सकता है या ये हो सकता है, 2 हो सकते हैं, ये तो हो नहीं सकते, तो ये वाले तो आप कट ही कर दो। इस तरीके से यूज करनी है टेक्निक जब आपको पता है कि हाँ जी 100% श्योरिटी है। फॉर एग्जाम्पल अब ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको 100% श्योरिटी है कि ये वाला तो होगा ही, ए पार्ट तो होएगा ही होएगा, और सब में यू आर नॉट श्योर, तो यू विल यूज दिस रिडंडेंट टेक्निक। आप दूसरे वाले एलिमिनेट करोगे, एलिमिनेट कर दोगे ऑप्शंस। बी और डी तो हो ही नहीं सकते ना, क्योंकि उसमें ए है ही नहीं। अब मैं 100% श्योर हूं ए तो होना ही चाहिए, तो दिस इज हाउ यू यूज इट। ओके, एम्फेसाइज पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। आपकी खुद की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है फुल पोटेंशियल रीच करने के लिए कि हाँ जी मैं हूं, मैं अचीव कर सकता हूं, only I can achieve. I shouldn't be dependent on others. I'm not dependent on others. I have my full potential और मैं उसको रीच कर सकता हूँ। There is real self and the ideal self. And वो discrepancy खुद ही मैंने उसको गैप को फुलफिल करना है। Focus on present than on past. This is also correct. We focus on present. आपने अगर humanistic approach का वो जो बॉक्स है, अगर आप वो बॉक्स पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि what are the features humanistic approach के। तो बेसिकली इट इज बेसिकली फोकसिंग ऑन योर प्रेजेंट इश्यूज, जो आपके प्रेजेंटली आप फेस कर रहे हैं, नॉट ऑन द पास्ट। यू आर नॉट डेल्विंग इनटू पास्ट, यू आर नॉट एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर। फ्यूचर कॉजेज एंजाइटी, पास्ट कॉजेज डिप्रेशन। सो बेसिकली व्हाट इज लेफ्ट, दैट इज प्रेजेंट। तो प्रेजेंट पे फोकस करो। सो दैट इज ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। देन बिलीव दैट फेट इज एन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ ह्यूमन नेचर। नो, दिस इज नॉट करेक्ट। फेट ही नहीं है, You are actually creating your own reality. Fate के ऊपर dependent, that is not what humanistic theories say. So basically A, B and C only. So A, B and C, that is C part is the correct option. Next question देखेंगे। ये भी situation based है और ये आपकी stages पे based है, जो psychosexual stages है, बहुत important stages हैं। उसमें से बहुत सारे questions निकलते हैं। Fixation, regression, किस पे कौन सी फिक्सेशन हुई है, कौन सी स्टेज पे हुई है। लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन। जेम्स हैज बीन डाइवोर्स्ड ट्वाइस. नाउ एनी टाइम ही गोज आउट ऑन अ डेट विद वुमेन, दे टेल हिम
He is very misogynistic. James could be fixated in what psychosexual stage of development? Misogynistic is the keyword here. Keywords ढूंढा करो, जब भी कोई situation based question है, application based है, उसमें keywords ढूंढ लिया करो. Misogynistic का क्या मतलब है? He hates women, he hates females. तो कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? फैलिक स्टेज में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि यहाँ पर ही आपका जो बेसिकली आप किस तरीके से ऑपोजिट सेक्स के साथ लिंक करते हो या फिर किस तरीके से सेम सेक्स के साथ आइडेंटिफाई करते हो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. फैलिक स्टेज में उसको प्रॉब्लम आ रही है. फिक्सेशन उसकी कहाँ पे है? ही इज फिक्सेटेड एट फैलिक स्टेज. ओके, अब हम बात करते हैं ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस की. ट्रू एंड फॉल्स भी हो सकते हैं. पहला क्वेश्चन देखेंगे, एडलर सॉ ह्यूमन बीइंग्स एज गाइडेड बाय एम्स एंड एस्पिरेशंस. फॉल्स. एडलर और यूंग में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं. ये एम्स एंड एस्पिरेशंस किसने दिया है? यूंग ने दिया है. एडलर ने क्या दिया है? इंडिविजुअल साइकोलॉजी. ठीक है, सो दैट इज द मेजर थिंग जो बच्चे जहां पर कंफ्यूज होते हैं और आंसर गलत कर देते हैं. देन ग्राफिक एम्फेसिस ऑन नेक्स्ट सजेस्ट गुड कंट्रोल ओवर इम्पल्सेस. फॉल्स. पुअर कंट्रोल ओवर इम्पल्सेस ड्रॉ मैन टेस्ट में से है, राइट. स्ट्रक्चर ऑफ सेल्फ इज मॉडिफाइबल. दैट इज ट्रू. स्ट्रक्चर ऑफ सेल्फ मॉडिफाई हो सकता है. देर आर बाउंड्रीज दैट आर नॉट फिक्स्ड, तो उसको हम मॉडिफाई किया जा सकता है. सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम एडजस्ट कर सकते हैं. सो बेसिकली it is modifiable. In the projective techniques of personality assessment, the responses are accepted at face value. This is false. Projective techniques में face value पे हम लोग responses accept नहीं करते, self report measure पे करते हैं. ठीक है. Assertion reasoning के question देखेंगे. 5 options या 4 options, usually 4 options होते हैं, 5 options भी हो सकते हैं. कौन से? Both A and R are true. R is the correct explanation of A. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. A is true, R is false. A is false, R is true. Both A and R are false. Question देखेंगे. इस तरीके से assertion reasoning दी जा सकती है. Assertion is a statement और reason is something that is basically कि किस तरीके से उसको justify कर रहा है statement को. ठीक है. Assertion में देखेंगे, each one of us has the capacity to choose and create. Every individual suffers from the feeling of inadequacy and ego, that is superiority complex which arises from childhood. ये किसने दिया है? ये inferiority होना चाहिए, तो ये चीज़ तो गलत है. और ये किसने दी थी स्टेटमेंट? एडलर ने दी थी. एडलर बोलता था कि हाँ जी, each individual suffers from the feeling of inadequacy and guilt, that is inferiority complex which arises from childhood. तो ये स्टेटमेंट तो गलत होगी. Each one of us has the capacity to choose and create. ये correct है. A is true, R is false. In Eysenck's personality questionnaire, तो आपने उसी तरीके से ही करना है. A is true, R is false, तो यहाँ पर आ जाएगा C option. This is how you will do it. Okay. Next question देखेंगे assertion reasoning का. In Eysenck's personality questionnaire, EPQ forced choice format is used. ये तो true है. EPQ जो है वो आपका सेल्फ रिपोर्ट मेजर है. फोर्स्ड चॉइस फॉर्मेट का क्या मतलब है? फोर्स्ड चॉइस है, 4 ही ऑप्शंस दिए हैं, उसके अलावा आप नहीं कोई आंसर कर सकते. प्रोजेक्टिव टेक्निक में फोर्स्ड चॉइस नहीं होती. सेल्फ रिपोर्ट मेजर में देयर इज अ फोर्स्ड चॉइस. ट्रू फॉल्स दिए जा सकते हैं या फिर MCQs दिए जा सकते हैं, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है. 2 ऑप्शन दिए जा सकते हैं. 4 ऑप्शंस जो आपके MCQs है, ये जो आपके MCQs भी हम लोगों ने डिस्कस किए वो भी फोर्स्ड चॉइस है. बट जो आपके सब्जेक्टिव आते हैं क्वेश्चंस, उनको हम फोर्स चॉइस नहीं बोलते. उसमें आप जो मर्जी जैसे मर्जी लिखो. ऐसे बेस्ड क्वेश्चंस जो से होते हैं वो फोर्स चॉइस नहीं होते. फोर्स चॉइस फॉर्मेट रिड्यूसेस एक्विसेंस रिस्पॉन्स सेट. एक्विसेंस इज समथिंग सेइंग यस टू द आइटम्स इवन व्हेन यू डू नॉट नो द कंटेंट. यस यस करते रहते हो. हाँ, आई एग्री टू दिस, यस यस, या फिर नो 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 नो. यूजुअली यस होता है, बट इट इज लाइक एग्रीइंग टू द आइटम्स irrespective of the content. So forced choice format reduces acquiescence response set? No, it doesn't reduce. It actually increases in case of forced choice format because you are into this zone कि हाँ एक ही टिक करते रहो. उसमें आपको और कुछ है नहीं कि हाँ जी आप acquiescence ही यूज करते हो. You are like okay, irrespective of the contents, I'll be
अगर मैंने तुक्का लगाना है तो मैंने ए ही करते रहना है, या सी 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 ही करते रहना है. सो दैट इज एक्विसेंस ओनली, और वो फोर्स चॉइस में होता है. सो इट डजंट रिड्यूस, इट एक्चुअली इंक्रीजेस इन केस ऑफ फोर्स चॉइस. सो बेसिकली ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स. नेक्स्ट देखेंगे साइकोमेट्रिक एंड कोग्निटिव, दैट इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोचेस टू स्टडी इंटेलिजेंस आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. दिस इज करेक्ट. Psychometric theories deal with intelligence primarily and its structural aspects. Cognitive theories deal with primarily in its processing aspects. This is also correct and it is the correct explanation of it. Basically वो बता रहे हैं कि complementary होते हैं, psychometric भी हो रहा होता है, साथ में आपकी cognitive approaches भी, information processing approaches, they are complementary to each other. एक बताता है आपको structure aspects और एक क्या बताता है आपको किस तरीके से process हो रही है information. Then ego defense mechanisms help to protect the person from overwhelming anxiety. That is true. मतलब क्या है? Defending the ego from anxiety, कि उनको anxiety उसको cause ना हो. Reality में जो चीज़ anxiety cause कर रही है उस चीज़ को हम defend करें, उसको cover up करें. That is the major function of ego defense mechanism. इस तरीके से operate करते हैं वो. Then major psychodynamic functions of anxiety are to help the individual avoid conscious recognition of acceptable instinctual impulses and to allow impulse qualification only indirectly. इसका मतलब ध्यान से समझना, psychodynamic functions of anxiety are to help the individual, help करते हैं individual को to avoid conscious recognition, कि हमें consciously उस चीज़ को सोचना ना पड़े, of acceptable instinctual. No, there the problem lies. Acceptable नहीं होता, unacceptable instinctual impulses, and to allow impulse qualification only indirectly because you don't want to accept that. That's why you are using the defense mechanisms. You don't want to accept the reality. तो यहाँ पे ये गलत है और ये सही है. That is A is true, R is false. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. असाइनिंग पीपल टू ए पर्टिकुलर पर्सनालिटी टाइप इज डिफिकल्ट. ह्यूमन बिहेवियर इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड वेरिएबल. असाइनिंग पीपल टू ए पर्टिकुलर पर्सनालिटी टाइप इज डिफिकल्ट. ट्रू. आप एक ही टाइप के अंदर पीपल को फिट नहीं कर सकते. ह्यूमन बिहेवियर इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड वेरिएबल, तभी नहीं कर सकते. तो बेसिकली इसकी वजह से आप ये नहीं कर सकते. दिस इज द कॉज. ह्यूमन बिहेवियर इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड वेरिएबल. बहुत कॉम्प्लेक्स होता है हमारा बिहेवियर, तो हम एक पर्टिकुलर टाइप के अंदर फिट नहीं कर सकते कि ये एक्सट्रोवर्ट है, ये इंट्रोवर्ट है, ये गुड है या बैड है. राइट. सो बेसिकली ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. Mary really wanted to borrow her mother's necklace but knew her mom would be angry if she took it without asking, so she asked her mom if she could wear it. This is the situation. ये situation दी गई है. The superego is the ethical component of the personality and provides the moral standards by which the ego operates. अब यहाँ पर सीधा साधा क्वेश्चन है, इसमें कोई गलत नहीं है, इसमें कोई स्टेटमेंट गलत नहीं आपको नजर आ रही. इसमें आपने दो ऑप्शंस में बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, क्या वो रीजन है कि नहीं है. ए एंड आर बोथ आर ट्रू, बट क्या आर उसकी एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है. स्टेटमेंट दोबारा देखेंगे. मेरी रियली वांटेड टू बोरो हर मदर्स नेकलेस बट न्यू हर मॉम वुड बी एंग्री इफ शी टुक इट विदाउट आस्किंग, सो शी आस्क्ड हर मॉम इफ शी कुड वेयर इट. ये क्या है? ये ईगो है. द सुपर ईगो इज द एथिकल कंपोनेंट. वो सुपर ईगो के बारे में बात कर रहे हैं. तो कहीं ना कहीं बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि जो आर है वो सुपर ईगो के बारे में बात कर रहा है, हम यहाँ पे ईगो के बारे में बात कर रहे हैं. अगर वो ईगो की डेफिनेशन दे रहे होते तो ये चीज करेक्ट होती. ठीक है. सो बेसिकली बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ओके. नेक्स्ट देखेंगे केस बेस्ड क्वेश्चन. किस तरीके के आ सकते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन. ये केस दिया है. पर्सनालिटी टाइप किसी भी चैप्टर में से केस बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है. ये मत समझना कि सिर्फ डिसऑर्डर्स में से आएगा या थेरेप्यूटिक अप्रोचेस में से आएगा. पर्सनालिटी से भी आ सकता है, मीटिंग लाइफ चैलेंजेस, इंटेलिजेंस, कोई भी चैप्टर पकड़ लो, केस बेस्ड तो हो ही सकता है. तो मैंने आपको सारे ही चैप्टर में से जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें से केस बेस्ड तो डालने ही डालने हैं. लेट्स सी द केस. मिशेल डिजाइन्ड अ स्टडी टू assess self-regulation in young children. In the marshmallow study, Michel and his colleagues placed a preschool child in a room with one marshmallow on the table. The child was told that he could either eat the marshmallow now
or wait until the researcher returned to the room and that he could have 2 marshmallows. Okay, so this was repeated with hundreds of preschoolers. What Mischel and his team found was that young children differ in their degree of self-control. तो ये experiment actually self-control के ऊपर किया गया था. Walter Mischel ने किया था ये, right? And Mischel and his colleagues continue to follow this group of preschoolers through high school, and what do you think they discovered? क्या discover किया होगा self control के अंदर? ये self control के ऊपर experiment था, marshmallow experiment कहते हैं इसको. So what they discovered was the children who waited for the bigger reward were more successful in high school. They had higher SAT scores, had positive peer relationships, and were less likely to have substance abuse issues as adults. They also had more stable marriages. On the other hand, those children who grabbed one marshmallow were not as successful in high school, and they were found to have academic and behavioral problems. That means the more self-control you have, the more you will succeed. अगर एक marshmallow के लिए आप एक bigger reward की wait कर रहे हो, you have that कि हाँ जी, you can delay your gratification or your needs. So that is basically self-control. उस चीज़ में आपका जो degree of self-control है, that is higher as compared to people who were like हमें short term benefits दे दो, हम long term के लिए we won't work for that, right? Okay, questions किस तरीके के आ सकते हैं इस पे? Which statement is correct according to the above study? Let's see. The children who waited for the bigger reward had low degree of self-control. नहीं, अभी हमने बात की कि self-control higher है when हम bigger reward की wait कर रहे हैं. So this is bigger reward means waiting period. Waiting period की हम बात कर रहे हैं. The children who waited for the bigger reward had higher degree of self-control. That is true, right? तो हम लोग बेसिकली यही बात कर रहे हैं कि हाँ जी बिगर रिवॉर्ड मिलेगा. अगर आप वेट करते हो 6 months के लिए, आपको बिगर रिवॉर्ड मिलेगा, या फिर इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन मिलेगी लेकिन स्मॉलर रिवॉर्ड मिलेगा. Those children who grabbed the one marshmallow had high degree of self-control. No, those who grabbed one marshmallow had low degree of self-control. That is correct. तो इसमें भी हमने redundant technique लगाई है, तो second and fourth are correct. C option is the correct. Let's see assertion reasoning. इसमें भी assertion reasoning के question आ सकते हैं. A क्या बोलता है, assertion क्या बोलती है? Those children who grabbed one marshmallow were not as successful in high school and they were found to have academic and behavioral problems. That is true. आपने पढ़ा है कि हाँ one marshmallow जिन्होंने grab कर लिया easily कि हाँ जी उनमें self control ही नहीं था, अभी दे दो मेरे को, मुझे immediate gratification चाहिए. So that is basically they were found to have academic and behavioral problems. Self-control plays a key role in the fulfillment of long-term goals. True. Both A and R are true. R is the correct explanation of A. So, yes. Okay. ऐसे picture-based questions भी आ सकते हैं. Let's see. You must admit, though, it is kind of crap. This person is saying to the other person that this painting is a crap. How would you react? There is a dialogue box, empty dialogue box. कैसे react करोगे आप? This is famous Rosenwig picture frustration test. Identify the type of test from the picture. This is Rosenwig picture frustration test. PF study भी बोलते हैं इसको, क्योंकि क्या होता है PF study में? आपको एक पर्सन फ्रस्ट्रेट कर रहा है, दिस पर्सन इज फ्रस्ट्रेटिंग यू, आप किस तरीके से रिएक्ट करते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट. दैट इज रोजेनविग पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट. किसने दिया है? रोजेनविग ने दिया. सो दिस इज हाउ द क्वेश्चन कैन अराइज. ज़रूरी नहीं आपकी बुक में से रोशास का टेस्ट दे देंगे, इंक ब्लॉट दिखा देंगे और उसमें आपसे पूछेंगे हाँ जी ये किसने दिया है. ऐसे के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. इफ़ यू know what exactly Rosenwig picture frustration study looks like. This is just an example. उसी बुकलेट में से ही लिया हुआ एग्जाम्पल है ये. Empty dialogue box होता है, you have to fill in the box. आपने बताना है, this is a projective technique. इसमें आपको बताना है कि आपके क्या व्यूज़ हैं, whether you will be like abusing that person, swearing that person,
fighting with that person, or you will be handling the situation calmly. That's up to you. That is Rosenwick Pitch of Frustration study. I'm also offering coaching classes online and offline, so you can contact me anytime. Thank you guys. We'll meet you soon.